Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस फॉर एमए सोशोलॉजी हो चुका कल 2025 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. नाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मैसेजिंग मी कि मैम पेपर जो है वो टफ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया. बट गाइज मैंने पेपर को अच्छे से एनालाइज किया एंड आई डोंट थिंक पेपर टफ था. पेपर मीडियम लेवल का था. कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक हार्डली 3-4 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे. अदरवाइज पेपर इजी था और बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही रिपीट हुए. ठीक है, सो अगर तुमको पेपर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो दैट मीन्स पढ़ाई नहीं की थी तुमने एंड पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. नाउ एक चीज़ और है कि जामिया का जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है. यानी अगर आपके 35-40 मार्क्स भी आ रहे हैं आउट ऑफ 80 तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बिकॉज इंटरव्यू 20 मार्क्स का होता है. सो जिनका भी ठीक ठाक पेपर गया है आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं शेयर कर दूंगी, मुझे इस टेलीग्राम पे बता देना, एक बार रिमाइंड करा देना कि मैम इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दीजिए. तो क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगी. कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे वाई यू चोज सोशोलॉजी या फिर वाई यू वांट टू डू एमए सोशोलॉजी, हायर एजुकेशन का क्या सीन है इंडिया में, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा पीएचडी करना है या रिसर्च करना है तो क्यों करना है, सोशोलॉजी में किस तरह की रिसर्च हो सकती है या हुई है, इस तरह के कुछ जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. और रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मेक श्योर कि अभी आप लोग उस जोन में हो कि आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको कंटिन्यू रखना. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स एंट्रेंस देने के बाद बीच में गैप कर देते हैं एंड देन दे फॉरगेट एवरीथिंग. सो डोंट डू दैट. कीप रिवाइजिंग थिंग्स, सब कुछ रिवाइज करते रहो ताकि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो. ठीक है, और पेपर मैं अभी सॉल्व करती हूँ. सो जिन लोगों ने जामिया का एंट्रेंस दिया है इस साल 2025, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. ठीक है, और जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी दैट यू गाइज शुड सी द पीवाईक्यूज. सारे पीवाईक्यूज को देखो और उसमें जो थिंकर्स हैं बस उनको प्रिपेयर कर लो. बहुत ज़्यादा देखो थिंकर ओरिएंटेड एग्जाम में नहीं आता है, चाहे वो CUET PG हो, चाहे वो जामिया का हो, किसी का भी एंट्रेंस हो, थिंकर बेस बहुत लिमिटेड आता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड यू गाइज नो, आपको कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना है सो दैट आप लोगों को भी आइडिया रहेगा कि किसने कितना स्कोर किया है. सो कमेंट जरूर करना एंड लेट मी नो व्हाट इज योर स्कोर एंड आपका पेपर कैसे गया, एवरीथिंग. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. Now, question number 1, according to Marx, the rate of surplus value is an expression for what? Degree of exploitation, degree of profit, degree of consumption या फिर degree of production. Surplus value जो हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तो surplus value को उन्होंने क्या बोला था. Now the correct answer guys here is A, that is degree of exploitation. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती कर दी और उन्होंने डिग्री ऑफ प्रॉफिट टिक करा, बट ऐसा नहीं है, डिग्री ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा. वाई? बिकॉज देखो जितना ज़्यादा सरप्लस होता है उतना ज़्यादा वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है. मैंने आपको शायद पढ़ाया था किसी MCQ बेस्ड क्लास में, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, बट फाउंडेशन बैच में तो मैंने आपको ये बताया था कि लेट्स से यू हैव टू वर्क फ्रॉम A to B. ठीक है, आपको A to B तक काम करना है एंड इसका आपको जो वेज है, जो पैसे हैं वो मिलेंगे, बट आपसे काम कितना कराया जा रहा है A से C तक. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू फॉर हैव्स. ऐसे लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, हैव्स हैं, उनके लिए ये सरप्लस वैल्यू हो जाती है. ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन मनी, यानी एक्सप्लॉइट करके आपको जो उनको मिल रहा है, दैट इज योर सरप्लस वैल्यू. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी A, दैट इज डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. और देखो ये ऑलरेडी दिया भी है यहाँ पे, द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पावर. दो तरह के लेबर की ये बात करते हैं, एक तो नेसेसरी लेबर और दूसरा सरप्लस. तो A से B जो मैंने आपको बताया ना वो नेसेसरी लेबर है और उसके बाद का जो हो जाता है वो सरप्लस लेबर होता है, विच इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन. ओके, question number 2, for Durkheim the factor responsible for egoistic suicide is what? Now this is a very easy question. High integration, low integration, high social regulation, low social regulation. What will be the correct answer? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कई बार एक डायग्राम है जो मैं शेयर करती रहती हूँ, आई डोंट नो यू गाइज नो और नॉट, बट द करेक्ट आंसर विल बी B एंड वो डायग्राम मैंने यहाँ पर भी अटैच किया है. लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर बहुत ईजी वे में दिया हुआ है. आई थिंक आप लोगों को अभी अपने नोट्स में ये ऐड करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 पेपर. ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, फेटलिस्टिक, ईगोइस्टिक, अनोमिक. सो ईगोइस्टिक कब होता है? जब
इनफ इंटीग्रेशन ना हो, और जब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा तो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। Now, question number 3. Which one of the following function is performed by school identified by Parsons इन एजील मॉडल? नाउ टेलकट पार्सन का जो एजील मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कई बार ये आ चुका है पहले भी। इसमें ये जो स्कूल की बात की है इन्होंने, फंक्शन इज परफॉर्म बाय स्कूल, यानी स्कूल का जो फंक्शन होता है वो एजील मॉडल में किस में आएगा? गोल अटेनमेंट में, लेटेंसी में, अडेप्टेशन में, या इंटीग्रेशन में? नाउ जिन्होंने एजील मॉडल पढ़ रखा है, यू गाइज नो दैट लेटेंसी में आता है एजुकेशन, रिलीजन एंड फैमिली, राइट? सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी। Now I have added the notes also so you guys can understand. A का मतलब होता है adaptation, यानी सोसाइटी में आप किस तरह से अडेप्ट करते हो। पार्सन्स के हिसाब से इसमें इकोनॉमी आएगा, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो हमें हेल्प करती है इस चीज़ में, राइट, एडजस्ट होने में इन्वायरमेंट में। गोल अटेनमेंट में आता है सेटिंग गोल्स एंड मेकिंग श्योर दे आर अचीव्ड। सो इसमें गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम को इन्होंने रखा था, राइट। कुछ सिस्टम की ये बात करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। इंटीग्रेशन में इन्होंने लीगल कोड्स, लॉ, इन सब चीज़ों को रखा था, और लेटेंसी में इन्होंने फैमिली, स्कूल, रिलीजन, इन सब चीज़ों को रखा था, ओके। बिकॉज इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे बेसिक वैल्यूज, मोटिवेशंस को पास करता है, ओके। नाउ एजील मॉडल पे मैं क्लास लूंगी और आपको बहुत शॉर्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर लेटेंसी, ओके। Question number 4. According to Merton, dash is the way adopted psychotic, autists, pariah and outcast to respond to success goals. Now guys, ये question भी I think कहीं पे आया हुआ है already. The correct answer will be C, that is retreatism. Now इसमें से ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्टन का डेवियंस टाइपोलॉजी भी कहते हैं हम इसको। सो कन्फर्मिस्ट कौन होते हैं? जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स और कल्चरल गोल्स को कन्फर्म करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इनोवेशन में कौन आते हैं? जो गोल्स तो एक्सेप्ट करते हैं बट उनका जो तरीका होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसको वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। रिचुअलिज्म में क्या होता है? वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स को तो एक्सेप्ट करते हैं बट उनके गोल्स जो हैं वो सही नहीं होते हैं ना। रिट्रीटिज्म में क्या होता है? ये मीन्स और कल्चर दोनों को रिजेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रेबेलियन। सो रेबेलियन के अलग ही गोल्स होते हैं और अलग ही मीन्स भी होते हैं। सो देखो यहाँ पे शॉर्ट में भी मैंने ऐड कर दिया है, कन्फर्मिस्ट फॉलो एवरीथिंग, इनोवेटर्स चीट टू विन, ओके। चीट टू विन क्यों? बिकॉज दे हैव राइट गोल बट देयर मीन इज नॉट करेक्ट, ओके। सो यहाँ पर रिट्रीटिज्म था, क्योंकि रिट्रीटिज्म में क्विट एवरीथिंग, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जितनी भी बातें यहाँ पे मर्टन ने की हैं, जैसे साइकोटिक, ऑटिस्ट, ये सब क्या करते हैं? ये सब इनका कोई गोल नहीं होगा, राइट, दे गिव अप ऑन एवरीथिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी रिट्रीटिज्म, ओके। और रेबल्स का अलग ही है, दे वॉन्ट अ न्यू वर्ड बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन न्यू मीन्स एंड न्यू गोल्स, राइट। सो इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर लोगे। सो यहाँ पर भी देखो मैंने ऐड कर दिया है विद एग्जाम्पल, सो यू गाइज कैन रीड इफ़ यू वांट, ठीक है। जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप, सो यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और एड इट टू योर नोट्स, ओके। नाउ question number 5. The concept of imperatively coordinated association was given by Randall Collin, Louis Althusser, Ralph Dahrendorf या फिर Antonio Gramsci. Now guys, the correct answer will be C, that is Ralph Dahrendorf, and this is a PYQ. बहुत बार इवन जामिया में ही ये PYQ है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है imperatively coordinated association का? that हर ऑर्गेनाइजेशन में there is some kind of authority, यानी कुछ लोग होंगे जो अथॉरिटी के पोजीशन पे होंगे और दूसरे होंगे जो उनकी अथॉरिटी को ओबे कर रहे होंगे, ऐसा कहना था राल्फ डेरेनडॉर्फ का, ठीक है। जैसे कि स्कूल में देखो, स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल, ये सब अथॉरिटी पे होते हैं, ठीक है, और हम लोगों को उनको ओबे करना होता है, राइट। जैसे हमें टीचर को ओबे करना होता है, वैसे ही टीचर को प्रिंसिपल को ओबे करना होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट में भी होता है, ऐसे ही कंपनीज में भी होता है, राइट। सो बेसिकली वी कैन से जो ग्रुप है वो साथ में आता है बिकॉज ऑफ कमांड एंड ओबीडियंस, ओके। ऐसा कहना था राल्फ डेरेनडॉर्फ का, ओके। Now, question number 6. The term used by Habermas to refer to the system of ideas generated to support the system. If you guys have read about Habermas, या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी नेट के अकॉर्डिंग 26 थिंकर्स पे वीडियो बना रखे हैं, सो वहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा तो हेबरमास का कीवर्ड ही है लेजिटिमेशन क्राइसिस। इनकी लेजिटिमेशन क्राइसिस नाम की एक बुक है 1913 में, राइट।
बेसिकली ये लेजिटिमेशन क्राइसिस में ये बताते हैं कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके फंक्शंस पे, इंस्टीट्यूशन पे, लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्लाइन हो रहा है धीमे धीमे, राइट। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डी। आई होप सबने डी लगाया होगा। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और ऑथर हैं, यू हैव टू कनेक्ट देम एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट बुक्स आर फ्रॉम योर पोस्ट मॉडर्निज्म टॉपिक। सो देखो, हेबरमास की बुक सबको पता है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, फेमस बुक है। सो बाकी के दो ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे। सो ए और बी में से कोई एक आंसर होगा ना। यहाँ पर ना अडोर्नो की बुक जानना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड थियोडर अडोर्नो टॉक्स अबाउट अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। सो ए का 3 हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, और बाकी दोनों सेम है, दोनों जगह पे ही, दोनों ऑप्शंस में ही। सो लूकस का है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस एंड मार्कस का है इरोस एंड सिविलाइजेशन। प्लीज रिमेंबर दीज बुक्स। 2026 के लिए ऑल दीज थिंकर्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि आपको डेप्थ में पढ़ना है, बट एटलीस्ट बेसिक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज अ वर्क ऑफ वॉट? फ्रेडरिक जेमसन, जीन बॉड्रिलार्ड, जैकस लैकन या फिर जीन लियोटार्ड। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ये फेमस बुक है एंड आई रिमेंबर कहीं ना कहीं मैंने इसको मेंशन किया है। द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जिगमंड बॉमन, लेट मॉडर्निटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ऑब्जर्वर, डिक्टेटर। नाउ लेट मॉडर्निटी के बारे में जो जिगमंड बॉमन ने बात की है वो की है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, या यू कैन से कंज्यूमर के एसोसिएशन में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। सो यहाँ पर देखो, Bauman tries to encapsulate in a nutshell the characteristics of today's highly globalized and consumer society. Okay, please remember this. Liquid modernity का जो concept है, I will teach for 2026. Okay. Now, question number 10, match the following है। देखो, author and book, F.G. Willey की famous book Caste and Economic Frontier, you all know, and M.N. Srinivas की famous book Remembered Village। ये दो तो बहुत फेमस बुक है, राइट। इसके अलावा जीएस घूरे की बुक भी बहुत फेमस है, कास्ट एंड रेस। सो एक ही बचे जिनके बारे में हम जानते ही हैं, जब हम लोग जजमानी सिस्टम पढ़ते हैं तो विलियम एच वाइजर वहाँ पे आते हैं। सो इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये भी बहुत ज़्यादा टफ बुक्स आपसे नहीं पूछी गई हैं यहाँ पे, राइट। द करेक्ट आंसर विल बी ए। Now, question number 11, the Ramkheri village was studied by Adrian Mayer, Mackim Marriott, John Mencher या फिर ऑस्कर लुइस। द करेक्ट आंसर इज ए। जिन्होंने ए टिक किया है, वेरी गुड। रामखेरी विलेज जो है वो एड्रियन मेयर का है एंड देखो यहाँ पर दिस इज मेंशन ऑल्सो इन योर इग्नू नोट्स। ओके, नाउ ये चीज़ ऐसे भी कर सकते थे तुम लोग कि मैंने टेलीग्राम पे एक लिस्ट शेयर की थी, उसमें ये नहीं था रामखेरी विलेज, तो वहाँ से भी कर सकते थे। क्योंकि वो नहीं था तो ऑफ कोर्स एड्रियन मेयर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दूमो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश टू रेफर टू द मॉडर्न चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। नाउ दिस क्वेश्चन यू गाइज माइट फाइंड इट हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ हार्ड लगी होगी क्योंकि ये न्यू है। सब्सटेंशियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं लुई दूमो। ओके गाइज, सो मैं इस क्वेश्चन को तुम लोगों के हिसाब से हार्ड कैटेगरी में रखूंगी, बट आई थिंक एक क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए ही हार्ड होगा, राइट। सो मैं देख पा रही हूँ कि जामिया ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रूरल सोशोलॉजी से पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेरियार एल्विन फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डी। बोथ लेवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से इन्होंने ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और ये चीज़ देखो मेंशन है यहाँ पर इग्नू में ही। सो इग्नू नोट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इग्नू नोट्स के एमसीक्यूज पे एक सीरीज़ बनाई और उसमें हमने एमसीक्यूज करे हैं और इस तरह से हम लोग आगे भी करेंगे। सो डू नॉट टेक इग्नू नोट्स लाइटली, ना सिर्फ आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में बट ऑल्सो इन अदर एग्जाम्स। इग्नू नोट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, मैं बता ही नहीं सकती हूँ इस चीज़ के बारे में कि कितना ज़्यादा इग्नू नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जिनको कोई आइडिया नहीं है कहाँ से पढ़ना है, 2026 में सीयूईटी पीजी है, 2026 में आपका अलग अलग इंट्रेंस है, तो प्लीज़ इग्नू नोट्स से यू गाइस कैन स्टार्ट। ओके,
Now, question number 14, tribalism refers to what? Tribal group begin to define themselves as tribals, non-tribal groups defining themselves as tribals, tribal identity merges with caste. Now, I remember foundation batch के टाइम पे मैंने नियो ट्राइबलिज्म करके एक टॉपिक बताया था, बट यहाँ पर ट्राइबलिज्म पूछ लिया गया. सो ट्राइबलिज्म है क्या एक्चुअली? इट इज़ नथिंग कि जैसे ट्राइबल्स जो हैं वो अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं एज ट्राइबल्स, दैट इज़ जस्ट ट्राइबलिज्म. ओके, जब किसी भी वर्ड के आगे ISM लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रिंसिपल बन जाता है, राइट. सो देखो यहाँ पर मेंशन भी है, राइट. सो जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने आप को एज अ ट्राइबल कैसे दिखा रहे हैं, दैट इज ट्राइबलिज्म. ओके. Question number 15, easy question. Society controls the behavior of its member through what? Mores, folkways, norms. So सारे ही हैं. सोसाइटी इन सबको यूज करके हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, राइट. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Now, question number 16. The term cultural lag indicates what? Slow rate of cultural change. Some societies change faster than others. People who are less cultured than others, या फिर some elements of culture change faster than other. So the correct answer here is D. Cultural lag के बारे में you guys know, Ogburn, ये सब टॉपिक्स गाइज ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू गाइज स्टडी दीज थिंग्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. Okay. Question number 17. Which of the following mark the rise of a post-industrial economy? So post-industrial society, post-industrial economy, ये सब CUET PG में हम लोग पढ़ते हैं. Development of computer technology, decline in rate of consumption, re-emergence of agriculture economy, spread of factories. What will be the correct answer? पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बिकॉज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ही हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. Question number 18. The custom by which a woman is required to marry her deceased sister's husband. Now यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इन्होंने कितना घुमा के पूछा है. Marry her deceased sister's husband. वुमेन जो है वो अपने ऐसे सिस्टर के हस्बैंड से शादी करी है जिस सिस्टर की डेथ हो चुकी है. सो यहाँ पर क्या है, जब हस्बैंड अपनी वाइफ की डेथ पे वाइफ की सिस्टर से मैरी करता है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सोरोरेट. सो यहाँ पर बस घुमा के पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बट इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं गाइज. और इसका जस्ट अपोजिट जब ब्रदर की बात हो रही होती है तो वो लेविरेट होता है, राइट. Now, question number 19. According to Telkar Parson, the family's two main functions are what? Now, ये question बहुत easy है और ये बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ. I remember जो इग्नू सीरीज मैंने कराई थी MCQ वाली, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था. The correct answer here is B. Primary socialization and personality stabilization की बात करते हैं पार्सन्स. Okay, please remember this. ये देखो यहाँ पर भी मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 20. फाउंडर ऑफ टाओइज्म. नाउ ये रिलीजन के फाउंडर से क्वेश्चन आने लगे हैं गाइस, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हर रिलीजन के फाउंडर्स आपको पता हो. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C. Question number 21. According to Ritzer, which one of the following is not a feature of representing McDonaldization of society? So McDonaldization of society में we don't talk about diversity. So D यहाँ पर eliminate हो जाएगा. Okay. Now, question number 22. According to Foucault, dash efficiently distribute bodies around the organization. Timetable, prison, clinic, knowledge. The correct answer here is A, that is timetable. मैंने इस question को काफ़ी search किया था and the correct answer was A. So जैसे लुई तुमो वाला question hard था, वैसे ही I would say कि ये question भी hard हो रहा होगा सारे students के लिए, क्योंकि इतना in depth कोई भी पढ़ के नहीं जाता है. But now I am understanding कि एक दो questions अब धीमे धीमे हर एग्ज़ाम में टफ आ रहे हैं कुछ कुछ लेवल के. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग थिंकर बेस्ड जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको ज़रूर से पढ़ के जाएं. जैसे फुको ने टाइम टेबल की बात की है, फुको ने और किस चीज़ों की बात की है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना. यहाँ पर टफ क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि प्रिजन, क्लिनिक, नॉलेज ये सब भी हम फुको के साथ अटैच करते हैं. सो यहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो गया, राइट. और उस हिसाब से सबसे अलग टाइम टेबल ही लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टाइम टेबल के बारे में नहीं पढ़ा होगा फुको के टॉपिक में. सो द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है, मैंने सर्च किया था गाइस एंड द करेक्ट आंसर वाज ए ओनली. हर जगह ए ही आंसर मिल रहा था. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. इन तारावाद सिस्टम द रोल ऑफ कार्नावार इज परफॉर्म्ड बाय मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए, ऑफ कोर्स इट इज मेल. ओके, प्लीज रिमेंबर, आई थिंक दिस इज अ PYQ, इसमें से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. सो यहाँ पर देख सकते हो कार्नावार इज अ मेल हेड. ओके, प्लीज रिमेंबर. यहाँ पर भी देखो लिखा है एल्डेस्ट लिविंग मेल. ओके.
क्वेश्चन नंबर 24, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो टफ, यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, छोड़ दिया होगा। सो थर्ड क्वेश्चन है ये। 24 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस अभी तक ऐसे मिले हैं जो डुएबल नहीं लग रहे हैं मुझे, राइट। नाउ वीर शैविज्म रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, इग्नू की हिस्ट्री में ये चीज़ दी हुई है। द करेक्ट आंसर इज डी। सो इट्स ओके अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ था, नॉट अकॉर्डिंग टू योर सोशियोलॉजी सिलेबस। Question number 25. Which one of the following is not a condition of primary group as identified by C.H. Cooley? Now ये question जो है ये सही था, और यहाँ पर what will be the correct answer? देखो physical proximity तो होगा, प्राइमरी ग्रुप की बात हो रही है, स्मॉलनेस ऑफ ग्रुप भी होगा। ना ये जो दो है ना, इंड्योरिंग कैरेक्टर ऑफ रिलेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी बी, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है गाइस मुझे, क्योंकि कहीं कहीं पर ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रहा था। सो आई डोंट नो क्या होगा इसका आंसर। जब फाइनल आंसर की आएगी या पता चलेगा तो मुझे ज़रूर बताना। आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट, बट आई थिंक मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में देयर इज़ अ सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट देयर इज सम लेवल ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई डोंट नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बी और सी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मुझे और टाइम देना है इस पर रिसर्च करने के लिए, देन आई विल अपडेट। ओके, जो भी अपडेट होगा वो आपको पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई थिंक केम इन एवरी एग्जाम। सो बी आंसर होगा, होमोजेनिटी होता है, हेट्रोजेनिटी नहीं होता है, राइट। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें से एक है होमोजेनिटी, और बाकी के जो दिए हैं वो ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द आइडिया दैट इट इज सोशल रोल विच डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर इज गिवन बाय SF नाडल। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये ऑलरेडी अभी जो मैंने 2015 का पेपर सॉल्व करवाया था यूट्यूब पे, उसमें भी ये चीज़ सेम थी। तो इधर उधर से ये लोग कॉपी करते हैं गाइस, कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाते हैं ये लोग नया, बस इधर उधर से कॉपी पेस्ट चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, whose name is not associated with linear theory of social change? Easy question, it is विल्फ्रेडो परेटो। हम लोग सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी पढ़ते हैं, लीनियर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं जब परेटो को पढ़ते हैं, राइट। बाकी LT होबाउस, स्पेंसर, मार्क्स, ये सब लीनियर थ्योरिस्ट हैं। Question number 29, distortion in representative of the sample that arises because some member of population have little or no chance of being selected। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी आई थिंक मैंने सैम्पल के कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था आपको सैम्पलिंग वाली क्लास में। सैम्पलिंग जजमेंट, सैम्पलिंग मिस्टेक, सैम्पलिंग फॉल्ट, सैम्पलिंग बायस। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सैम्पलिंग बायस। सिंपली इसका मतलब होता है कि सैम्पल जो है वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है लोगों को, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो हैं वो नहीं आए हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज सैम्पलिंग बायस। Question number 30, which one of the following is not an advantage of using self-completion questionnaire? Cheaper to administrator, quicker to administrator, absence of interviewer effects, lack of probe. So the correct answer here is lack of probe, क्योंकि जब self completion questionnaire होता है तो वहाँ पर आप फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फिल कर रहा होगा वो अपने हिसाब से उसको फिल करेगा, राइट। सो यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, दैट इज व्हाई लैक ऑफ प्रोब इज देयर। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, now question number 31, the error of assuming the inferences about individual can be made from findings relating to aggregate data is called what? Ecological fallacy, biographical, inferential या फिर methodological? The correct answer here is A, that is ecological fallacy. Ecological fallacy कब होती है? जब हम एक assumption बना लेते हैं based on group data, और individual पे जब वो अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होता है। सो दैट इज़ व्हाट इकोलॉजिकल फैलेसी इज। लेट्स से मैंने कहा कि एक जो लोग ग्रीन एरियाज़ में रहते हैं वो क्राइम ज़्यादा करते हैं, तो इट डजेंट मीन कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं ग्रीन एरियाज़ में रहती हूँ, या लेट्स से मैं ऐसे प्लांट बेस्ड एरिया में रहती हूँ तो मैं क्राइम ज़्यादा करूँगी, ठीक है। सो एक मैक्रो थ्योरी जब हम बना लेते हैं और फिर जब उसको इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं तो वो गलत हो जाती है, दैट इज़ इकोलॉजिकल फैलेसी, ठीक है। So this is called the error that is there. So ecological fallacy. Question number 32, the variable whose categories can be ranked ordered but the distances between the categories are not equal across the range.
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऐसी कैटेगरीज जिसको हम लोग रैंक में बांट सकते हैं, रेशियो, ऑर्डिनल, नॉमिनल, डाइकोटमस। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी, दैट इज ऑर्डिनल। इजी था, वेरिएबल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे। रेशियो में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है, जैसे कि इनकम है, टेम्परेचर है, ये सब रेशियो में आता है। नॉमिनल में आता है कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कैटेगरीज होंगी बट कोई ऑर्डर नहीं होगा, जैसे कलर, जेंडर, ब्लड टाइप, राइट, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डाइकोटमस वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ दो कैटेगरी होती है, यानी येस और नो। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज ऑर्डिनल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 33, इजी क्वेश्चन, थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है क्लिफर्ड गियर्स ने, वेरी इजी। Question number 34. Which one of the following is an example of an unobtrusive research? क्या होता है ये unobtrusive research? अभी हम लोग देखेंगे, नोट्स मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पे सही? The correct answer is content analysis. Please remember. देखो, unobtrusive research कौन सी होती है? जहाँ पर researcher does not directly interact with the participant. ऐसा रिसर्च जहाँ पे, ऐसा मेथड जहाँ पर जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस में हम लोग कंटेंट को एनालाइज करते हैं, जैसे न्यूज़, वीडियो, सोशल मीडिया, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंटेंट एनालिसिस, और देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ओके, नाउ question number 35. The movement led by Narayan Guru among Izhava community in Kerala falls in the category of reformist, revolutionary, redemptive, all of the above. So ये P by Q है. The correct answer is A, that is reformist. So इस तरह के सोशल मूवमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं गाइस। सो बहुत जल्दी मैं एक सोशल मूवमेंट का मैराथन बनाने वाली हूँ, जिसमें चाहे वो नेट हो, सीयूईटी, पीजी हो, कोई भी सोशोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है गाइज, एंड सीयूईटी यूजी का जो पेपर होता है ना, वहाँ पे शायद मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। द इकोनॉमी इन विच मोस्ट वर्कर इज इन्वॉल्व नॉट इन फिजिकल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बट इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। तो किस में आएगा ये? इनफॉर्मल, न्यू, कंज्यूमर। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। ओके, नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट होगा, प्लीज रिमेंबर। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 37, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। द करेक्ट आंसर इज, इट इज़ बी, पावर सप्लाई टू रूरल एरिया। ना ये वाले क्वेश्चंस भी मोस्टली गलत हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। सो अभी तक देखो 4 क्वेश्चंस मुझे प्रॉब्लमैटिक लगे हैं, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ रहे होंगे, ओके, क्योंकि वो डुएबल नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी डुएबल नहीं है, बहुत चांसेस है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी हुई होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी क्लास इन हायर एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आपने डी टिक किया है तो बिल्कुल सही होगा। दिस इज अ जीके बेस्ड क्वेश्चन, प्योर जीके है ये, राइट। Question number 39, which one of the following is not associated with providing dynamism to modernity as identified by Anthony Giddens? So यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्निटी से रिलेटेड गिडेंस ने जिसके बारे में बात नहीं की है, नॉट एसोसिएटेड। सो डिसमेम्बरिंग के बारे में गिडेंस ने कोई बात नहीं की है। डिसमेम्बरिंग का मतलब होता है कि किसी भी डेड बॉडी के पीसेस कट कर देना। सो ऐसी कोई बात तो गिडेंस कभी कर ही नहीं सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, which thinker is associated with the idea the management of risk is the prime feature of global order? So यहाँ पर basically it is risk society जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। and we all know risk society के बारे में उल्रिक बेक बात करते हैं, and this is a PYQ also. Question number 41, who is the author of Ancient City? Now ये हिस्ट्री की बुक है, फेमस, it is B, okay. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो गए होंगे, बट ईबी टाइलर हमने पढ़ा है, पेट्रिक गेडिस हमने पढ़ा है, मैक्स वेबर, इनकी बुक हमने कभी एंशिएंट सिटी नहीं पढ़ी, तो उस लॉजिक से आप लोग बी टिक कर सकते थे एलिमिनेट करके। क्वेश्चन नंबर 42, नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स माइट फील कि टफ है। अग्राहम रिप्रेजेंट व्हाट? सो इट इज अ लैंड गिफ्टेड फॉर ब्राह्मण्स फॉर रिलीजियस पर्पज, प्लीज रिमेंबर, नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, जेनरेटिव एंड पैरासिटिक सिटी के बारे में किसने बात की है? सो इट इज बर्फ, प्लीज रिमेंबर, इट इज सी, ओके। यहाँ पर देखो मैंने ऐड भी कर दिया है सोर्स। क्वेश्चन नंबर 44, मास सोसाइटी किसका कॉन्सेप्ट है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए, और अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना तो कंफ्यूज हो गए, बट मास सोसाइटी के बारे में सबसे पहले बात की सोशियोलॉजी में कार्ल मैनहाइम ने, सो इट इज ए, ओके। देखो यहाँ पर मेंशन भी है, इट वाज इन 1935,
Now, question number 45. Marx uses the term dash to refer to process by which the commodity takes on an independent, almost mystical external reality. Massification of commodity, mythologism of commodity, reification of commodity या fetishism of commodity. What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। मैंने आपको कमोडिटी फेटिशिज्म पढ़ाया है यूट्यूब पे एंड मैंने बहुत अच्छा उसमें शुरू में एग्जाम्पल भी दिया था। आई होप यू गाइज हैव सीन दैट। नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, question number 46. For Marx there is a spectre hunting Europe. Now this question I will say कि tough लगा होगा students को। So 5 questions ऐसे हैं 50 में से जो मुझे लगे hard एज पर स्टूडेंट। देखो मेरे लिए तो नहीं बट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो हाँ, ये 5 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगे होंगे। द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज कम्युनलिज्म। ओके, इनकी जो बुक है ना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें ये चीज़ दी हुई है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 47, इजी क्वेश्चन। दुर्खाइम का जो सोशल फैक्ट थ्योरी है उसमें 2 फीचर कौन से हैं सोशल फैक्ट के? सो इट इज़ एक्सटर्नल एंड जनरल। ऑलरेडी मैं आपको सोशल फैक्ट गाइस पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर देखो फीचर्स ऐड कर दिए हैं। दे आर रियल एंड एग्जिस्टेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड आर केपेबल ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। राइट, कोर्सिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दे एग्जिस्ट इन देयर ओन, सो जनरल होते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 48. Durkheim believed that cause of transition from mechanical to organic solidarity was what? Anomy, division of labor, population density, dynamic density. Now यहाँ पर ना 3 reasons हैं मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक होने के, बट यहाँ पर तीनों ही मेंशन है। स्पेशली बी और सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन डाउट। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा होगा कॉज वो होगा डिविजन ऑफ लेबर, बट पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो देयर। यहाँ पर देखो मेंशन भी है। पहला जो रीज़न इन्होंने बताया है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी का इंक्रीज होना, और थर्ड पे इन्होंने बताया है इंक्रीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा है। सो आई डोंट नो गाइज कि डिवीजन ऑफ लेबर पहले टिक करना चाहिए, क्या लॉजिक होगा, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि कुछ सोशोलॉजी में ना कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो इस तरीके से फंस जाता है, या तो ये सीधे सीधे फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछ लेते है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से आई थिंक पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, क्योंकि सबसे पहला जो कॉज है वो यही है ना। तो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। मैं और सर्च करूंगी एंड आई विल लेट यू गाइज नो इन दी पिंड कॉमेंट। और फाइनल आंसर की में भी हम लोग देख सकते हैं कि जामिया ने क्या चीज़ दी है। ठीक है, तो जब भी फाइनल आंसर की आएगी प्लीज़ कोई एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस कमेंट में अपडेट कर देना, या फिर मुझे फाइनल आंसर की बता देना, सो दैट आई कैन डू दैट। ओके, फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स जो आगे पेपर देंगे उनके लिए ईजी रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अगेन इजी क्वेश्चन। मैक्स वेबर से रिलेटेड इसमें से क्या नहीं है? सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, स्टेटस डज नॉट रिफर टू कम्युनिटी। ये खुद कहते हैं स्टेटस ग्रुप्स की बात करते हैं, स्टेटस के बेसिस पे जो ग्रुप्स बनते हैं। राइट, सो यहाँ पर आई थिंक सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। वी ऑल नो मैक्स वेबर का फेमस डेफिनेशन, दैट इज सोशोलॉजी इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। सो ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इजी था। सो अभी तक गाइज आई थिंक 50 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं, जिनको या तो आप छोड़ सकते थे या तो आपने गलत किए होंगे। ठीक है, सो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। 44 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डुएबल हैं, इजी हैं, करे जा सकते थे थोड़ा सा लॉजिक लगा के और थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो। राइट, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट ये एक्सपेक्ट करके चलो कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा अगर ठीक ठाक पेपर गया है इसके अकॉर्डिंग। तो अभी से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और 20 मार्क्स प्लेज ह्यूज रोल। 20 मार्क्स में से अगर आपके 12-15 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, कोई 2 आपको करने थे, तो क्वेश्चन ईजी थे। सोशल मीडिया कैसे पर्सनल रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने करे होंगे दोनों क्वेश्चंस। राइट, मुझे बताना कमेंट में कि कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है। आई थिंक क्वेश्चन 3 और 2 जो है ये बहुत इजी था। इसको लिखने में शायद थोड़ा सा कंटेंट आप लोगों को लगे, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, तो थिंकर्स वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे, बट ये दोनों तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्टडी क्या होती है, उसके मेरिट डीमेरिट। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। So that's it for today guys. Let me know in the comment section आपके कितने मार्क्स आए, and if you're a sociology student don't forget to subscribe। और देखो मैंने सारा नेट के यूनिट के हिसाब से अपने चैनल को अपडेट कर दिया है प्लेलिस्ट को, सो प्लीज़ गो थ्रू इट अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सोशोलॉजी। ओके।
एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बात करनी है रिलेटेड टू एकेडमिक, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। अदरवाइज़ प्लीज़ डिस्कशन ग्रुप में ही पोस्ट करना, क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं गाइज, मैं नहीं देख पाती हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, जिस दिन मुझे टाइम होता है, उस दिन ही मैं टेलीग्राम खोल के पर्सनल मैसेजेस देख पाती हूँ। सो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, वो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखती रहती हूँ, तो उस पर ज़रूर से बता देना अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो पूछनी हो। ओके, so that's it for today guys. I hope that you guys get admission in Jamia, and जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हो, I hope that all of you get success. Okay, thank you very much guys, keep learning.